साथियों नमस्कार। साथियों, ऑनलाइन गोट फार्मिंग ट्रेनिंग के अंदर आज आपके लिए एक भेड़ और बकरियों की बहुत महत्वपूर्ण बीमारी से संबंधित वीडियो लेकर के आए हैं, जिसका नाम है ईटी यानी इंटेरोटॉक्सीमिया, यानी उसे साधारण भाषा में आम पशुपालक फिड़किया बीमारी के नाम से भी जानते हैं। इस बीमारी को आप यहां देख पा रहे हैं, ओवर ईटिंग डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि यह बीमारी भेड़ और बकरियों में खास करके ज्यादा खाने की वजह से होती है, जिसकी वजह से इसको ओवर ईटिंग डिजीज के नाम से भी जानते हैं। इस बीमारी का एक तीसरा नाम पल्पी किडनी डिजीज भी है, क्योंकि इस बीमारी के अंदर पशु की किडनी है वो पल्पी कलर के अंदर हो जाती है। तो ये इसके सामान्य नाम है ईटी यानी इंटेरोटॉक्सीमिया, फिड़किया, पल्पी किडनी या ओवर ईटिंग डिजीज, जबकि फील्ड में सामान्यतः ईटी या फिड़किया के नाम से इस बीमारी को जानते हैं। साथियों, वर्तमान समय के अंदर आज के समय में मेरे पास खूब सारे फोन आते हैं, और ना केवल मेरे पास जबकि अनेक वेटनरी डॉक्टरों के पास में पशुपालकों की या भेड़ बकरी पालकों की यह समस्या है कि वर्तमान समय में कच्ची घास फील्ड के अंदर है, बारिश का सीजन है, घास निकल रही है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा है, और भेड़ और बकरी जब उस कच्चे घास को बहुत ज्यादा मात्रा में खा रही है, तो प्रत्येक भेड़ बकरी पालक के रेवड़ में से एक या दो बकरी की या एक या दो भेड़ों की डेथ है वो हो रही है। तो एक या दो भेड़ की डेथ होना मतलब 20 से 30 हजार रुपए का कम से कम नुकसान एक या दो पशु से ही हो गया। तो इसकी वजह से भेड़ बकरी पालकों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए ये बीमारी आप सबके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। खास करके यह बीमारी भेड़ और बकरियों में ज्यादा होती है, गाय भैंसों के अंदर बहुत कम देखने को यह बीमारी मिलती है। तो मुख्यतः भेड़ और बकरियों में यह बीमारी ज्यादा होती है, और भेड़ और बकरियों में ही खास करके जो ग्रेजिंग के अंदर जाती है, ओपन ग्रेजिंग के लिए फील्ड में ज्यादा जाती है, उनके अंदर ज्यादा ये देखी गई है। पर स्टॉल फीडिंग के अंदर भी हो सकती है, क्योंकि एक बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। बैक्टीरिया यदि आ गया, बैक्टीरिया का लोड है वो बढ़ गया, तो बीमारी आपके पशुओं में भी जो स्टॉल फीडिंग पे कर रहे हैं इनके अंदर भी आ सकती है। तो इसीलिए अपने को इस बीमारी का खास करके ध्यान रखना है, चाहे ओपन ग्रेजिंग आप करवाते हैं या आप स्टॉल फीडिंग करवाते हैं। तो इस बीमारी का जो कारक है, इस बीमारी का जो कारण है, वो सबसे मेन है जीवाणु, और इस जीवाणु का नाम है क्लोस्ट्रेडियम टाइप सी और डी। यानी ये जीवाणु वैसे तो अनेकों प्रकार का होता है, पर भेड़ बकरी में खास करके टाइप सी और टाइप डी के द्वारा ये बीमारी फैलती है। टाइप सी जो इसका है वो खास करके छोटे बच्चों के अंदर बीमारी को फैलाने में ज्यादा अपना काम करता है। जैसे जिस बच्चे की उम्र छोटी है या दूध पीता हुआ बच्चा है, तो उनके अंदर भी, दूध पीते हुए बच्चे के अंदर भी ये बीमारी फैल सकती है। और टाइप डी है वो मुख्यतः लार्ज जो भेड़ और बकरी है, यानी बड़ी भेड़ और बकरी है जो चारा दाना खाती है, उसके अंदर बीमारी फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ज्यादातर टाइप डी है। पर साथियों, आपको टाइप डी और टाइप सी से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ना तो ये आपके समझ में आने वाली बात है। आपको ये चाहिए कि ये बीमारी जीवाणु से फैलती है, तो इस बीमारी का उपचार कैसे करें, इस बीमारी का इलाज कैसे करें, और इस बीमारी को पहचाने कैसे। तो सबसे पहले यदि अपन बात करें तो ये बीमारी खास करके जैसे 2 सप्ताह की उम्र के बच्चे में भी हो सकती है, जो बच्चा दूध पीता है। ये बीमारी विनिंग स्टेज के अंदर भी, विनिंग स्टेज का मतलब जब बच्चे को मां का दूध छुड़वा करके चारे दाने पे शिफ्ट करते हैं, उस समय भी हो सकती है। और ये बीमारी एडल्ट पशुओं के अंदर भी, यानी जो बड़ी भेड़ और बकरी है उनके अंदर भी हो सकती है। और ज्यादातर साथियों ये बीमारी बिल्कुल स्वस्थ और हेल्दी एनिमल में ज्यादा देखने को अपने को मिलती है। क्योंकि जो स्वस्थ एनिमल होगा वो चारा और दाना या हरी घास भग भग करके ज्यादा खाएगा, और ज्यादा खाने की वजह से ये बीमारी नॉर्मल सी बात है होती है। तो जो पहले से थोड़ा बहुत बीमार पशु है वो कम चारा दाना खाता है, और कम चारा दाना खाने से ये बीमारी नहीं होती।
तो अपने को ये खास करके ध्यान रखना है। दूसरा, आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट यदि अपने पशु को खिला देते हो, कार्बोहाइड्रेट यानी ज्यादा अनाज खिला देते हो, तो उसकी वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे खास करके ये बीमारी बरसात के सीजन में फैलती है, बारिश के मौसम में ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि बारिश के मौसम में कच्ची घास है वो अंकुरित होती है, कच्ची घास है वो जमीनों के अंदर, और जो ओरण है, गोचर भूमि है, जहां जंगल है, वहां पे ज्यादा मिलती है। तो कच्ची घास के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो कच्ची घास खाने से भी बरसाती मौसम में भेड़ बकरियों में ये बीमारी ज्यादातर फैलती है। तो इसीलिए अपने को कच्ची घास भी बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं खिलानी है। तीसरी और चौथी जो महत्वपूर्ण चीज है, अचानक फीडिंग हैबिट चेंज करने की वजह से भी ये बीमारी आपके पशुओं में हो सकती है। तो आपको पशु की अचानक फीडिंग हैबिट चेंज नहीं करनी। जैसे आप किसी दूसरी जगह से पशु खरीद के लेकर के आए हैं, तो आपको जो पहले पशु चारा दाना खा रहा था, उस चारे और दाने में धीरे 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 चेंज करना है। या आप पहले किसी दूसरी तरह का अनाज अपने पशु को खिला रहे थे, और अब जैसे दूसरा अनाज आपके पास में आ गया, तो उसमें अचानक से बदलाव नहीं करना, धीरे धीरे उसमें 5-6 दिन के अंदर बदलाव करना है। या आपके पास में पहले केवल सूखा चारा था, अब बरसात हो गई, हरा चारा आपके पास में आ गया, तो उस कंडीशन में ये नहीं कि अचानक से सूखा चारा बंद कर दें और अचानक से हरा चारा खिलाने लग जाएं। पशु को आप जब भी सूखा और हरा चारा खिलाते हो, तो यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपन बात करें, तो 2/3 जो अपने को हरा चारा और वजन में, और 1/3 सूखा चारा पशु को खिलाना होता है। जैसे भेड़ और बकरी को आप 1 किलो सूखा चारा खिलाते हो, तो 2 से 3 किलो आप हरा चारा उसे खिला सकते हो। पर यह नहीं है कि उसका पेट केवल हरे चारे से ही अपने को भरना है। यदि आप ऐसा करोगे तो ये बीमारी भी हो सकती है अचानक ज्यादा हरा चारा खिलाने से, और दूसरी उसे लूज मोशन की यानी दस्त की समस्या भी आ सकती है। तो अभी हरे चारे का सीजन ज्यादा है, पर आपको ज्यादा लालच नहीं करना। हरे चारे के साथ साथ में सूखा चारा भी पशुओं को खिलाना, यानी भेड़ बकरियों को खिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यदि इसके बाद बात करते हैं अपन लक्षण की, क्योंकि किसी भी बीमारी के लक्षण को पहचानना यह भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लक्षण वही पशुपालक पहचान पाता है जो पहले लंबे समय से काम कर रहा है, या जिसका अनुभव है, या जिसने किसी ट्रेनिंग के माध्यम से पूरी बीमारी की बारे में पढ़ रखा है। तो इसीलिए लक्षण सबसे ज्यादा जरूरी है। इस बीमारी में भी जैसे आपने देखा होगा कि जो आफरा होता है उसमें पेट फूलता है, तो ठीक उसी तरह से इस बीमारी में भी पशु का अचानक से पेट है वो फूल भी जाता है। पशु है वो पैर मारने लग जाता है, लातों को इधर उधर करने, मारने, लड़खड़ाने लग जाता है, जमीन पे चक्री काटने लग जाता है, यानी पशु राउंड राउंड घूमने लग जाता है अचानक से। पता नहीं, आपको यूं लगेगा कि पता नहीं पशु को क्या हो गया। उसके बाद जमीन पे चक्कर काटने भी लग जाता है पशु। इसके बाद में जैसे जमीन पे धड़ाम गिरने की कंडीशन भी आ जाती है, यानी पशु इतना असमर्थ हो जाता है कि अचानक से जमीन पे गिरेगा, और गिरते ही पशु की है वो मौत तक हो जाती है। कई बार पशुपालक देखते हैं कि अपने रेवड़ को, अपने झुंड को बाड़े में या उसके आवास में रख करके आए थे, और सुबह जाके देखा तो ईटी बीमारी की वजह से पूरा का पूरा झुंड है वो एक ढेर के रूप में, यानी सभी की भेड़ बकरियां इतनी अचानक, इतनी तीव्र गति से इस बीमारी के अंदर मर सकती है। तो ये लक्षण आपको ध्यान में रखने बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि एक बहुत ही खतरनाक ये भेड़ बकरियों की बीमारी है। अब सबसे मेन आता है कि उपाय, यानी इतनी भयंकर, इतनी खतरनाक यदि बीमारी है, तो क्यों ना उसका समय पे उपाय कर लिया जाए, क्यों ना उस बीमारी से पहले ही अपने को सावधानी रख करके उस बीमारी का इलाज यदि अपन पहले ही कर लें, तो बीमारी अपने पशुओं में आए ही नहीं। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि टाइमली वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का मतलब टीकाकरण। जैसे अपन अपने बच्चों में टीकाकरण करवाते हैं, अपन खुद टीकाकरण करवाते हैं, ठीक इसी तरह से पशुओं के अंदर भी और भेड़ और बकरियों में भी बीमारियों का टीकाकरण है वो होता है। तो इस बीमारी का जो अपन टीका लगवाते हैं, CDT वैक्सीन। CDT वैक्सीन का मतलब
कुछ तो इसे ईटी प्लस टीटी वैक्सीन के नाम से भी जानते हैं। ईटी यानी इंटेरोटॉक्सीमिया, तो इंटेरोटॉक्सीमिया का जो कारण मैंने बताया यहाँ पे कि क्लोस्ट्रीडियम टाइप सी और डी, तो सी डी का मतलब टाइप सी और डी, यानी ये सीडीटी वैक्सीन लगाओगे तो इसमें यदि टाइप सी की वजह से बीमारी हो रही है तो उसका भी इलाज होगा, टाइप डी की वजह से यदि बीमारी फैल रही है तो भी नहीं फैलेगी, और साथ ही साथ में टिटनेस, क्योंकि टिटनेस भी एक बहुत खतरनाक पशुओं के लिए या भेड़ बकरियों के लिए होता है। तो एक मिक्स वैक्सीन आती है जो ईटी प्लस टीटी यानी सीडीटी वैक्सीन का यदि आप उपयोग करते हो तो आपके पशुओं को ईटी टाइप सी से फैलने वाली बीमारी का भी कंट्रोल हो जाएगा और ईटी टाइप डी से फैलने वाली बीमारी का भी कंट्रोल हो जाएगा, और साथ ही साथ में टिटनस का भी कंट्रोल आपके पशुओं में, आपकी भेड़ बकरियों में हो जाएगा। तो इसीलिए अपने को टाइमली सीडीटी वैक्सीन का वैक्सीनेशन है वो करवाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अब बात आती है कि टाइमिंग ऑफ वैक्सीनेशन, यानी वैक्सीनेशन कब करवाएं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे आपको पहले बताया कि ये बीमारी खास करके बरसात के सीजन में होती है, तो आपको हमेशा नोट कर लेना है कि जब आपके क्षेत्र में बरसात यानी मानसून आती है उससे पहले आप इस बीमारी का टीकाकरण करवा लें। यानी अपन साधारण भाषा में यूं कहें कि मार्च अप्रैल या मई के महीने में या जून से पहले पहले अपने को इस बीमारी का टीका लगवा लेना चाहिए। या आपको यूं लगता है कि हमारे यहाँ पे फीडिंग में अचानक से चेंजेज आने वाले हैं, यानी चारे और दाने में अचानक चेंज आने वाले हैं, या आपको यूं लग रहा है कि हम पशुओं को हरा चारा आप ज्यादा खिलाने वाले हैं, तो उस कंडीशन के अंदर अपने को पहले ही इस बीमारी का टीका लगवा लेना है। अब जब आप टीका लगवाते हैं, भेड़ और बकरी को समझ में आ गया कि सीडीटी वैक्सीन लगवानी है और इस समय लगवानी है। यदि आपका भेड़ और बकरी का बच्चा जिसकी उम्र 6 सप्ताह से ज्यादा हो गई, यानी अपन नॉर्मली यूं कहें कि 2 महीने से जिस बच्चे की उम्र ज्यादा है उसको टीका लगवाना जरूरी है। 2 महीने तक के बच्चे को टीका लगवाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जब बच्चा अपनी मां का खीस जो पीता है, कोलेस्ट्रम जो पीता है, तो खीस के अंदर एंटीबॉडीज होते हैं जो बच्चे को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। और मां में यानी मदर एनिमल के अंदर वो प्रतिरोधक क्षमता कहां से आती है, क्योंकि आप उस पशु को वैक्सीनेशन है वो करवा लेते हो। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भेड़ और बकरी गाभिन होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उस समय उस पशु को अपन सीडीटी का वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। इसलिए भी ये जरूरी है, टिटनेस भी साथ में, जब कई बार जैसे भेड़ और बकरी बच्चा देती है तो उसे इन्फेक्शन हो करके टिटनेस की समस्या भी आ सकती है, और यदि आपने प्रेगनेंसी के अंदर सीडीटी वैक्सीन लगवा ली तो टिटनेस से भी बचाव होगा, और भेड़ और बकरी खुद को भी फिड़किया भी नहीं आएगा, और साथ ही साथ के उसके बच्चे के अंदर जो पेट में बच्चा पल रहा है उसके अंदर भी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। तो जैसे ही बच्चा पेट से बाहर आएगा तो 2 से 3 महीने तक उस बच्चे को भी शिकायत नहीं आएगी। फिर जैसे मैंने बताया 2 महीने के बाद में उसको आपको वैक्सीनेशन बच्चे को करवा लेना है। इस बीमारी की बूस्टर डोज लगवाना भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कोविड के अंदर आप सब ने बूस्टर डोज यानी दूसरी डोज लगवाई थी, तो बूस्टर डोज 2 वीक के बाद में लगवानी होती है, यानी 2 सप्ताह के बाद में, यानी यूं कहें कि 15 दिन बाद में अपने को दोबारा से इसकी बूस्टर डोज लगवानी बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। चाहे छोटा बच्चा है या बड़ा एडल्ट एनिमल है, तो भी बूस्टर डोज आपको लगवानी सबसे ज्यादा जरूरी है। छोटे बच्चे में जैसे बता ही दिया कि लगभग 60 दिन के बाद यानी जन्म के 2 महीने बाद आप इसकी वैक्सीनेशन है वो करवा सकते हो। वैक्सीनेशन करवाने से पहले आपको एक चीज इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी भी डिजीज की वैक्सीनेशन पशु में करवाते हो, चाहे किसी भी पशु में आप करवाते हो, तो उससे 10 दिन पहले डीवर्मिंग करवा लेना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, यानी पेट के कीड़ों को खत्म करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। डीवर्मिंग करवाने के 10 दिन बाद आप वैक्सीनेशन करवाइए। और जब आप वैक्सीनेशन करते हो तो जैसे आज आपने ईटी की वैक्सीन की है और यदि कोई दूसरी वैक्सीन आप लगाना चाहते हो तो कम से कम 15 से 20 दिन का गैप 2 वैक्सीनेशन के बीच में होना चाहिए। जैसे आपको एफएमडी की वैक्सीन भी लगवानी है और आपको ईटी की वैक्सीन भी लगवानी है, तो दोनों वैक्सीन के बीच में कम से कम 20 दिन का अंतर रखना अपने को
बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज अपन ने ईटी की वैक्सीन लगा दी, कल पीपीआर की लगा दी और परसों एफएमडी की लगा दी। ऐसा अपने को कभी भी नहीं करना है। तो साथियों, ये थी ईटी बीमारी, जो भेड़ और बकरियों की बहुत खतरनाक बीमारी है। इससे यदि आप बचना चाहते हो तो इस तरह की प्रैक्टिस आप यदि फॉलो करते हो तो 99% आप अपनी भेड़ और बकरियों को इस खतरनाक बीमारी से बचा सकते हो। तो आप सभी साथियों का आज की इस लाइव क्लास के लिए धन्यवाद। और यदि आप आगे इस तरह की और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको किस तरह की जानकारी की आवश्यकता है, और इस तरह की जो हम जानकारियां लेकर के आते हैं वो आप अपने सभी साथियों तक, सभी भेड़ बकरी और सभी पशुपालकों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और यदि आप हमारे चैनल को पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथियों तक शेयर करें। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।